हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी क्लासेस चल रही थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी काफी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपकी ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या अकाउंटिंग से रिलेटेड थी। उस पर और भी वीडियोज आएंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियोज एक साथ होंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सारी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटिंग लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑडिटिंग इज डाइराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर, ऑडिटर, ऑर्डर, नन ऑफ दीज। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है इसे। तो जो ऑडिटिंग होता है किस वर्ड से लिया गया है? एक अडायर शब्द है लैटिन भाषा का, उससे लिया गया है ऑडिटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुनना, टू हेयर। तो पहले के टाइम में, क्योंकि इतनी अच्छे से जो हमारी हिसाब किताब है या फिर ये कहें कि जो ट्रांजैक्शन किए जाते थे उनका लेखा जोखा रखा नहीं जाता था, तो पहले के लोग क्या करते थे कि एक ये भी चीज थी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज होती नहीं थी, छोटे पैमाने पर छोटी छोटी कंपनीज होती थी, अपना बिजनेस करती थी। तो वहां पर एक दूसरे को वो लोग अपना जो भी उनके हिसाब किताब होते थे वो सुनाते थे, एक दूसरे को वो लेन देन जो होते थे उसके बारे में बताते थे। तो उसी को ही कहा जाता था अडायर। आज के टाइम में वही उसी से आपका ऑडिटिंग बन गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष अनिवार्य किया गया था? When the audit of company accounts was made compulsory in India, 1894, 1914, 1947, 1952। तो भारत में इंडिया में कब अनिवार्य किया गया था? तो इंडिया में अनिवार्य किया गया था 1914 में, 1914 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1914 से पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913 था, उसको लागू किया गया था। उसी के लागू होने के बाद से जो आपका ऑडिट है या इंडिया में ऑडिट को कंपलसरी किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1914। 1 अप्रैल 1914 भी दे सकता है एग्जाम में, तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना? When the Chartered Accountant Act of India was made, 1947, 1949, 1956, 1965। भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट था वो कब बना था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इंडिया में बना था 1949 में, 1949 में। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा एक्ट था वो कब बना था, वो 1949 में बना था। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसकी स्थापना उसी के अकॉर्डिंग हुई थी 1 जुलाई 1949 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग बोर्ड, ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बोर्ड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो APC है शॉर्ट में जिसे कह सकते हैं हम, फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। उसका नाम अब चेंज करके क्या रखा गया है? तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया है, अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक डैश है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ए डैश ऑटोनोमस बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, नन ऑफ दीज। तो एक क्वेश्चन अच्छा है आपका कि जो आपका ICAI है वो किस तरह की बॉडी है या किस तरह का निकाय है, कह सकते हैं कि एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि किसी के अंडर में काम नहीं करता, स्वतंत्र रूप से काम करता है, सहकारी संस्था है, निजी निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ICAI का प्रधान कार्यालय स्थित है, हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, इसको ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले भी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट आर डिस्क्राइब्ड इन। ऑडिट को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं
जिस तरह आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसी तरह ऑडिट से रिलेटेड भी हैं। तो ऑडिट के बारे में बताने वाले जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको किस में रखा गया है, तो वो आपका AAS 1 में रखा गया है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी। तो फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। किस में रखा गया है, 1 में रखा गया है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट, उसमें सारे अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है एश्योरेंस के वो दे रखे हैं, तो एक नजर देख लीजिएगा, सब तो नहीं पूछेगा। ऐसे कि ऑडिट प्लानिंग क्या किस में आएगा, तो AAS 8 में आएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या ज्यादातर रिपोर्ट से या प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा, आप एक नजर देख लीजिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षण होता है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। खातों की पुस्तकों को तैयार करना, खातों की पुस्तकों की स्वतंत्र जांच करना, लागत रिकॉर्ड तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई बुक्स नहीं तैयार की जाती, ना ही कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। क्या की जाती है, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट एक एग्जामिनेशन होता है, जो बुक्स हमने अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उसका। एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच और सत्यापन करता है। ऑडिटर एग्जामाइंस एंड वेरीफाइज द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कोरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स, मैनेजर्स रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो अंकेक्षक या लेखा परीक्षक होता है वो किस चीज को वेरीफाई करता है, किस चीज को एग्जामाइन करता है। तो वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को नहीं करता, ना ही कॉस्ट स्टेटमेंट को करता है, ना ही कोरेस्पॉन्डेंट रिकॉर्ड्स को, ना ही मैनेजर्स रिकॉर्ड्स को। किसको करता है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे होते हैं, जो वित्तीय हमने आंकड़े रखे होते हैं या रिकॉर्ड रखे होते हैं, उसको करता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑडिट इज कंपल्सरी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होगा। तो अगर सोल ट्रेडिंग है, एक अकेला व्यक्ति है, वो किसी के प्रति जवाबदेह तो होगा नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है, तो वो चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो ना करवाए, कोई कंपल्सरी नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म जो साझेदारी फर्म है उसके लिए भी कंपल्सरी नहीं होता है। अगर सारे साझेदार या कोई एक पार्टनर चाह रहा है तो वो करवा सकता है ऑडिट को, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक होती है उसके भी शेयर्स होते हैं, उसका भी पैसा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसके लिए कंपल्सरी किया गया है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साझेदारी फर्म अपना अंकेक्षण करती है तो इसे कहा जाता है। इफ अ पार्टनरशिप फर्म मेक्स इट्स ऑडिट, इट इज कॉल्ड स्टेटरी, कंपल्सरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था, जैसे भी मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है कंपल्सरी नहीं है, अगर वो चाहे तो करा सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है, वो हो जाएगा आपका वॉलंटरी ऑडिट, यानी कि स्वेच्छा से वो करवाना चाह रही है अंकेक्षण, तो वो करवा रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय को लेखा पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना कहलाता है। Entering capital expenses as revenue expenses in the books of accounts is dash. Error of principal, error of omission, error of commission, compensatory error. तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जब उसे हमने अपने अकाउंट्स जब बना रहे थे तो वहां पर जो दिखाया तो एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने दिखा दिया है। तो इस प्रकार की जो गलती हमने करी है, जो त्रुटि करी है, वो किस तरह की त्रुटि होगी, सिद्धांत की होगी, चूक की होगी, लेखे की होगी, या फिर क्षतिपूरक त्रुटि होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसकी एक ड्यूटी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो अशुद्धियां या त्रुटियां, जो एरर्स हैं, उनकी भी जांच करना। इस पर जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए थे, वहां पर मैंने काफी डिटेल में इस पर आपको समझाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। उसमें सारे मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, जितने टाइप के रहते हैं, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस थे आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल ही पूरे आपने बदल दिए कि जो प्रिंसिपल जो कह रहे थे कि किसी चीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप मान के अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसको हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलग नेचर के रहते हैं और वो ज्यादातर आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रिंसिपल की गलती होगी, प्रिंसिपल की त्रुटि होगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और चूक की जो त्रुटि होती है तो वहां पर ये रहता है कि हम जो है किसी भी लेखे को लिखने में ही भूल गए हैं, और जो लेखे की होती है तो वहां पे ये रहता है कि कोई चीज आपकी अमाउंट जैसे सपोज कर लीजिए 2500 का था, हमने वहां पर 250 रुपए ही दिखाए, तो वैसे तो हमने सिर्फ एक जीरो ही कम किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखिए तो आपने 2250 रुपए 2250 रुपए कम कर दिए, तो ये चीज हो जाती है आपकी लेखे की त्रुटि। और छठी पूरा कंपल्सरी क्या होती है कि आपने एक अकाउंट में बढ़ा दिया अमाउंट को, और जितने अमाउंट से बढ़ाया था आपने दूसरा अकाउंट जो दिखाया वहां पर उतने से ही कम कर दिया, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से कट जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी, वो आपकी कंपनसेटरी एरर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कहा जाता है। एरर अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, एरर ऑफ कमीशन। अभी मैंने इसको समझा ही दिया आपको, ये कौन सा हो जाएगा, जब प्रिंसिपल की गलती होती है, जो मौलिक सिद्धांत होते हैं अकाउंटिंग के उनको हम ध्यान में नहीं रखते, वो हमारी सिद्धांत की त्रुटि होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर इज टू अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। प्रथम अंकेक्षक को कंपनी के पंजीकरण के डैश दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 90, 30, 60, 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फर्स्ट ऑडिटर यानी कि जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती है। तो कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा होता है, सम्मेलन, उसका रजिस्ट्री करवाई जा रही होती है, तभी उसके 30 दिन के अंदर ही जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो नियुक्त कराया जाता है। और अगर वो फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जाता तो कंपनी की जो साधारण सभा होती है, जो जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो ऑडिटर होता है उसको नियुक्त करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डेज के अंदर किया जाता है, तो 30 दिन करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय डैश, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल बॉडी। तो यहाँ पर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। अभी मैंने समझाया है इसको, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग सही देंगे। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।